हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंटेलिजेंट राहो यूट्यूब चैनल। तो गाइस, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी इसके काफ़ी सारे पार्ट्स ला चुका हूँ और ये क्वेश्चंस आपके आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम, यहाँ तक कि आपके एसएससी सीजीएल लेवल तक के एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यार पूरा वीडियो देखना। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, क्योंकि इस टाइप की वीडियोस मैं लाता रहता हूं। तो चलो शुरू करते हैं। तो आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आदमी ने 4 दर्जन अंडे 24 रुपये प्रति दर्जन तथा 2 दर्जन अंडे 32 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदा। कुल अंडों पर 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए वह अंडों को किस भाव पर बेचेगा। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको दो मेथड से करवाऊंगा, आपको जौन सा भी पसंद आता है आप उससे कर लेना, ठीक है। तो पहला आपको यहाँ पर दे रखा है 4 दर्जन अंडे 24 रुपये प्रति दर्जन से तथा 2 दर्जन अंडे 32 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। यानी कि हमें पता है कि 4 दर्जन तो उसने खरीदे 24 के हिसाब से, यानी कि उसका सीपी कितना हुआ, 4 दर्जन का 96 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद में उसने 2 दर्जन अंडे खरीदे 32 के हिसाब से, यानी कि इसका सीपी कितना हुआ, तो वो हो गया 64 रुपये, ठीक है। तो दोनों का सीपी मिलाकर कितना हो गया, तो यानी कि कुल सीपी इसका हो गया 6 4 10 और ये 160 रुपीज़, यानी कि टोटल सीपी उसका हो गया 160 रुपये। ये इसका सीपी है, फाइन। तो अब हमसे कह रहा है प्रॉफिट उसको 20% का हो रहा है इसको बेचने पर। तो हमको पता है अगर 20% प्रॉफिट हो रहा है दैट मीन्स 100 रुपये के अंडे वो 120 रुपये में बेच रहा होगा, ठीक है। यही तो होता है। आगे हम इसको काट लेंगे तो ये आपका 5 से 20 से बार और आपका 6 बार कट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, सीपी, और ये आपका हो गया एसपी, ठीक है। तो अब हमको पता है कि जो हमारा सीपी आया वो आया निकल के 5 और हमारा यहाँ पर एसपी है 6। वहीं पर अगर हम लोग अपना एक्चुअल सीपी देखें तो वो 160 है, यानी कि इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इक्वल पुट कर देंगे। तो 160 आपका इक्वल हो जाएगा 5 के। तो अगर 160 आपका 5 के इक्वल पुट कर दिया तो एक किसके इक्वल हो जाएगा, तो 160 डिवाइड 5 के इक्वल हो जाएगा। तो हमारा ये तो सीपी है, तो हम लोग एसपी निकालना है। एसपी हमारा 6 है, 6 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे। तो ये आपका कट जाएगा 32 बार और 32 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 32 छिंग 192 टाइम, ठीक है। तो 192 रुपीज़ आ गया इसका एसपी, यानी कि टोटल 6 दर्जन अंडे का एसपी 192 आ गया। लेकिन हमसे प्रति दर्जन के लिए पूछा है तो इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग। टोटल कितने, 6 दर्जन अंडे थे, 4 दर्जन तो 24 से और 2 दर्जन 32 से, तो टोटल 6 दर्जन अंडे थे। डिवाइड कर दो तो 32 आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, प्रति दर्जन, यानी कि ऑप्शन 3, ठीक है। ये तो आपका हो गया नॉर्मल मेथड। अब आपको मान लो मैं आपको एलिगेशन मेथड से भी बताता हूँ ताकि आपका उससे भी क्लियर हो जाए, ठीक है। तो एलिगेशन मेथड में सबसे पहले तो याद रखना हम लोग को सेम टाइप की चीज़ें लिखनी होती है। तो यहाँ पर हमको देखो कि दे रखा है 24 रुपये से 4 दर्जन खरीदे, तो हम लोग ऊपर लिख देंगे सीपी, ठीक है। तो यहाँ पर 24 रुपये लिख दो, यहाँ पर आप लिख दो 32 रुपये, ठीक है। अब 24 में उसने 4 दर्जन खरीदे हैं तो यहाँ पर नीचे 4 लिख दो, 32 में 2 दर्जन खरीदे हैं नीचे 2 लिख दो, काट दो, यहाँ पर 2 बार कट जाएगा, यहाँ पर 1 बार कट जाएगा, ठीक है। तो बीच की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, ऊपर वाली जो दोनों वैल्यूज़ होती हैं इनको घटाते हैं और नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग घटा देंगे 24 और 32, तो हमें पता है 8 आएगा, ठीक है। इसमें प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं होता, सिंपली आपको घटाना है। तो 24 माइनस 32 कर दो तो यहाँ पर आपका 8 आ जाएगा। और नीचे वाली वैल्यूज़ क्या है, तो 2 और 1 है, तो इन दोनों को जोड़ दो तो 2 + 1 आपका आ जाएगा 3, ठीक है। अब हमको ये 2 की वैल्यू निकालनी तो मल्टीप्लाई 2 कर दो और 1 की वैल्यू निकालनी होगी तो मल्टीप्लाई 8/3 में 1 कर दो, ठीक है। तो ये हमारे पास निकल के आ गया क्या, आपका जो भी है डिफरेंस। तो यहाँ पर देखो आपका इधर वाली वैल्यू तो आ गई 8 दूनी 16/3, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 16/3, ठीक है। अभी थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, इतना टफ नहीं है, ठीक है, मैं भी आपको दिखाऊंगा करके। और इधर आपका 8/3 आ गया, ठीक है। तो अब देखो ये आपका 16/3 है, ये आपका 8/3 है। अब हमको पता है कि जब भी आप एलिगेशन करते हो तो छोटी वैल्यू होती है उसमें आपका ये प्लस होता है और जो बड़ी वैल्यू होती है उसमें आपका ये माइनस होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, छोटी वैल्यू जो है 24 है उसमें ये प्लस कर दो। तो जैसे हम लोग 24 में प्लस 8/3 करेंगे तो यहाँ पर नीचे कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो आपका 24 + 8/3, तो यहाँ पर आपका ये निकल के आ जाएगा 24 48 72, यानी कि 80/3, ठीक है। तो आपका 80/3 आ गया निकल के। तो यहाँ पर आपका 80/3 आ गया, ठीक है। तो 80/3 जो है आपका सीपी है, सीपी टोटल मिलाकर सीपी है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है ये आपका सीपी था, ये आपका सीपी था, तो ये भी तो सीपी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सीपी आ गया निकल के। अब देखो सीपी आपका टोटल का मिला के 80/3 आया, लेकिन हम लोग जब प्रॉफिट निकालते हैं 20% से, तो हमें पता है 20% प्रॉफिट से आपका कितना आ जाता है,
6/5, ठीक है, हम लोगों ने निकाला था 120/100। तो यानी कि हमारा जो CP निकल के आ रहा है वो 5 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारा CP निकल कर आया 80/3, यानी कि जो 80/3 होगा वो आपका 5 के बराबर होगा। तो यानी कि यहाँ पर आपका 5 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा SP निकल आएगा। तो 5 से आपका काट देगा 16 बार, 3 से ये आपका काट देगा 2 बार, तो 16 × 2 बचा हमारे पास और ये आपका 32 आ गया। और यही तो आपका आंसर था, ठीक है। तो काफ़ी इजी है, आपको थोड़ा सा बस समझना पड़ेगा कि आपको CP से कैसे CP निकालना है और SP से कैसे SP निकालना है। हमेशा एक चीज़ याद रखना, जब भी आप लोग एलिगेशन मेथड लगाते हो तो यहाँ पर आपके जो वैल्यूज़ होती हैं ऊपर वो हमेशा सेम टाइप की होगी, ठीक है, अलग अलग नहीं हो सकती कि आप लोग ऊपर तो CP मान लो बीच में SP निकाल दो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपको एक साइकिल 15% लाभ पर बेची जाती है। यदि यह साइकिल 10% कम मूल्य पर खरीदी होती और 4 रुपये कम में बेची जाती तो 25% का लाभ होता। साइकिल का क्रय मूल्य क्या है, ठीक है। तो सिंपली क्या करो, हमें पता है CP हमको दे नहीं रखा, तो हम लोग एक CP मान लेते हैं। CP हम लोग मान लेते हैं कि आपका मान लो 100 रुपये था, ठीक है। तो CP आपका 100 रुपये था, 15% लाभ हुआ उसको, तो हम लोग मान लेते हैं 15% लाभ से उसका SP कितना हो जाएगा, 115, ठीक है, ये इसका SP हो गया। अब वो कह रहा है आपसे कि अगर CP मान लो 10% कम मूल्य पर खरीदता, यानी कि -10 इसका कम होता तो ये 90 रुपये होता, ठीक है, यानी कि ये आपका नया CP होता, CP2 मान लो इसको, तो इसको 25% का लाभ होता। तो यानी कि 90 पे 25% का लाभ होता, यानी कि आपको पता है 90 का 25 आपका हो जाएगा 22.5, यानी कि हम लोग इसमें 22.5 जोड़ देंगे तो ये आपका 112.5 हो जाता। ये आपका SP2 है, ठीक है। तो SP2 आपका 112.5 है। अब हम दोनों SP का डिफरेंस देख लेते हैं, तो यहाँ पर आपका 2.5 का डिफरेंस है, ठीक है। तो 2.5 का डिफरेंस आपको दे रखा है यहाँ पे। अब हमारा क्वेश्चन में यही डिफरेंस 4 रुपये के बराबर दे रखा है, तो यानी कि जो आपका 2.5 होगा वो आपका इक्वल होगा 4 रुपये के बराबर। तो हमको पता है हमें CP निकालना है इस क्वेश्चन में, तो हमारा CP कितना है, 100 है, यानी कि आपका जो 4 होगा वो डिवाइड होगा 2.5 से, और चूंकि हमें CP निकालना है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से। तो जैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका 40 बार काटेगा, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो 40 चौक 160 रुपये, और यही आपका CP होगा इस क्वेश्चन का, यानी कि ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रमेश ने 15,600 रुपये साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर वाले एक सावधि खाते में जमा कराए। ब्याज से आई हुई आय को वह प्रति दूसरे वर्ष मूलधन में मिला देता है, तो उसका चौथे वर्ष का अंत में मिलने वाला ब्याज होगा, ठीक है। तो वो आपसे पूछ रहा है कि चौथे वर्ष, खाली चौथे वर्ष में, ठीक है, 4 वर्षों का नहीं पूछ रहा, खाली चौथे वर्ष का पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो एक चीज़ देखो कि ये चूंकि साधारण ब्याज है, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला हमको पता ही है, P × R × T/100, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हमें पता है कि 2 वर्षों में जो भी ब्याज आता है उसको वो क्या करता है, अपने प्रिंसिपल में जोड़ देता है और फिर उस अमाउंट को भी ब्याज पे जमा करा देता है, मतलब वो कुल मिला के ब्याज के ऊपर भी ब्याज खा रहा है, ठीक है। तो एक तरीके से CI टाइप का कर दिया उसने, लेकिन ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हम लोग 1 वर्ष का इसका ब्याज निकाल लेंगे। तो हमको सिंपली पता है फॉर्मूला P × R × T, तो यहाँ पर 15,600 × 10 × 1, ठीक है, 1 वर्ष का निकालो अपॉन 100। तो यहाँ पर आपका 2 0 से 2 0 कटेंगे, तो ये आपका 156 1560 रुपये, ये क्या हो गया आपका 1 वर्ष का SI, ठीक है, 1 वर्ष का SI हुआ 1560। अब दूसरे वर्ष भी सेम ही आएगा क्योंकि ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है, तो इंटू 2 कर दो, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 3120। तो 3120 रुपये उसके 2 वर्षों में ब्याज आया, ठीक है। तो ये 2 वर्षों का SI है, ठीक है। तो 2 वर्षों का SI आपका 3120 आ गया, फाइन। तो 2 वर्षों का SI अगर आपका 3120 आया है, तो हमको पता है कि वो क्या करेगा 2 वर्षों बाद, वो अपने प्रिंसिपल में इसको जोड़ देता है। तो यानी कि उसका प्रिंसिपल कितना है, 15,600 और प्लस उसमें 3120 भी जुड़ जाएगा ब्याज का। तो ये आपका हो जाएगा क्या, आपका 02617 और 15 3 18, यानी कि 18,720 रुपये उसका नया प्रिंसिपल है, ठीक है, ये भी प्रिंसिपल है। अब इस पर बेच रहा है वो। अब हमें पता है तीसरे वर्ष का भी जो ब्याज होगा वो इसके 10% होगा और चौथे वर्ष का भी इसका 10% हो गया। तो हमको एक चीज़ निकालो, 18,720 इंटू कितना 10% और तीसरे वर्ष का है तो 1 वर्ष फिर लिख दो, और यहाँ पर हमको पता है डिवाइड 100 कर दो, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। तो आपका तीसरे वर्ष का ब्याज कितना निकल के आया, 18,720।
अब हमें पता है चूंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है तो चौथे वर्ष का भी यही निकल कर आएगा, तो यानी कि हर इंडिविजुअल वर्ष का उसका यही निकल कर आएगा 4 वर्षों तक, मतलब एक एक वर्ष तक, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कितना आ गया फोर्थ वर्ष का, तो ये चौथे वर्ष का आपका आ गया 18,720, तो आपका 18,700 सॉरी 1872, ठीक है, 20 से 20 कट गए थे, तो 1872 रुपये ही उसका ब्याज होगा, ठीक है। अब इसके बाद में पूछा होता तो आपका फिर ये 18,720 प्लस 18,720 तीसरे और चौथे वर्ष का मिलाकर प्रिंसिपल में जुड़ जाता, और उसके बाद में फिर उसके बाद से नया आता, ठीक है। अब देखो 27 वर्षीय और 25 वर्षीय दो भाइयों ने 16,820 रुपये की राशि विभाजित की जाती है। उन्होंने अपनी राशि का 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर इस प्रकार निवेश किया कि 40 वर्ष की आयु पर उन्हें बराबर राशि मिले। बड़े भाई का हिस्सा कितना है, ठीक है। तो ये वैसे आपको काफ़ी टफ क्वेश्चन लग रहा होगा, क्योंकि इसमें ठीक है एक तरफ आपको 13 वर्षों का निकालना है, एक तरफ 15 वर्षों का निकालना है, ठीक है। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज है, काफ़ी टफ लग रहा होगा, लेकिन इतना नहीं है। अभी मैं आपको एक सिंपल सा मेथड बताऊंगा, आपका ये काफ़ी इजीली निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको दोनों भाइयों को कितने वर्षों तक रखना है, तो पहले तो हम लोग प्रिंसिपल देख लेते हैं। तो टोटल प्रिंसिपल है इनका 16,820 रुपये, ठीक है। अब उसके बाद में हमें पता है दो भाइयों को 40 वर्षों तक रखना है, तो एक बार बताओ टाइम हम लोग निकाल लेते हैं। तो जो 27 वर्ष का है, यानी कि हम लोग लिख देते हैं बड़ा भाई, ठीक है। तो ये आपका बिग वाला जो ब्रदर है, तो ये जो है आपका 27 साल का है। तो अगर इसको 40 वर्षों तक रखनी है राशि, तो 40 माइनस 27, यानी कि इसको कितने साल तक रखनी है, 13 वर्षों तक, ठीक है। तो इसका तो टाइम हो गया 13 वर्ष। उसके बाद में छोटे भाई का तो हम लोग स्मॉल से लिख देते हैं। तो इसको देखो 25 वर्ष का है ये, तो इसको भी 40 वर्षों तक रखनी है। तो 40 माइनस 25 यानी कि 15 वर्ष, ठीक है। तो दूसरे का 15 वर्ष हो गया, पहले का 13 वर्ष हो गया। तो अब देखो इनको इतने इतने सालों तक राशि रखनी है। तो अब एक चीज़ देखो, ये हमसे कह रहा है इन दोनों के ब्याज जो होंगे, सॉरी इनको जो राशि मिलेगी वो बराबर बराबर मिलेगी, ठीक है। तो अब हम मान लेते हैं कि बड़े भाई की राशि यानी कि बी की जो राशि होगी, बी की जो राशि होगी आपकी वो एक्स होगी, और जो एस की राशि होगी वो आपकी y होगी, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो वो आपका होता है p इंटू और उसके बाद में आपका 1 प्लस आर अपॉन 100, और उसके बाद टाइम मैं लिख देता हूँ यार, लिख के बताता हूँ। तो आपका जो p इंटू और यहाँ पर आपका 1 प्लस आर अपॉन 100, और यहाँ पर पावर में टाइम आ जाता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है आपका। अब हमको पता है कि हम लोग इसको फार्मूले को यहाँ पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले तो बी की राशि आप लोग मान लो x, तो बड़े भाई के लिए हम लोग मानते हैं x इसकी, ठीक है। अब यहाँ पर 1 प्लस, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हमको दे रखी 5%, तो अपॉन में 100, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, तो बड़े भाई का टाइम कितना था हमको पता है 13 वर्ष था, ठीक है। तो यहाँ पर पावर 13 हो जाएगी। उसके बाद छोटे भाई के लिए y 1 प्लस 5 अपॉन 100, और यहाँ पर छोटे भाई का टाइम कितना था 15 था, ठीक है। और ये दोनों आपकी इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ पर देख लो x और y है, तो यहाँ पर सिंपली क्या करो, हम लोग इसको करते हैं आगे। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 105/100 की पावर 13, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 12 105/100 की पावर 15, ठीक है। आगे सॉल्व करो, तो यहाँ पर देखो 105/100 की पावर 13, यहाँ पर 105/100 की पावर 15 है। तो हम इन दोनों को एक तरफ ले आते हैं। तो यहाँ पर देखो आपका x ऐसा का ऐसा यहीं रहने दो, y को हम लोग उधर से इस साइड ले आते हैं, इक्वल के उधर ले जाते हैं 105/100 की पावर 15 तो है ही, नीचे की साइड में हम लोग ले जाते हैं 105/13 की 100 की पावर 13। अब चूंकि दोनों आधार समान है तो घाते क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, क्योंकि बीच में डिवाइड का साइन है। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर सिंपली हम लोग क्या करते हैं x/y। अब ठीक है 105/100, अब इसमें जो पावर होगी 15 माइनस 13 हो जाएगी, ठीक है। यानी कि आपकी 2 ही बची पावर। अब तो यहाँ पर आप काट भी लो साथ साथ, तो x/y, तो यहाँ पर हम लोग 5 से काट लेते हैं, तो 5 से 21 बार और 5 से 20 बार, और यहाँ पर बचा 2, ठीक है। तो आपके पास x/y आपके पास बचा 21/20 की पावर 2, ठीक है। यानी कि आपका 21 का स्क्वायर तो 441 और 20 का स्क्वायर 400, ठीक है।
तो यानी कि आपका x तो कितना आ गया 441 और y कितना आ गया 400। अब हमको पता है x क्या थी आपकी, तो वो बड़े भाई की राशि थी, और y क्या थी आपकी छोटे भाई की राशि थी। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। तो आप लोग x प्लस y जोड़ लो, तो यहाँ पर आपका 441 प्लस 400 आपका जुड़ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 841। ठीक है, तो 841 आपका टोटल हो गया। अब क्वेश्चन में हमको यही चीज़ कितनी दी हुई है, तो क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं, काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है यही चीज़ 16820। ठीक है, तो 16820 आपका किसके इक्वल हो जाएगा, दोनों भाइयों की राशि के बराबर, यानी कि 841 के बराबर। तो 16820 हम लोग यहाँ लिख देंगे। तो 16820 के बराबर 841 हो गया, तो 16820 को लिखो ऊपर, 841 को लिखो नीचे। और हमसे पूछा है क्वेश्चन में बड़े भाई की राशि, तो 441 को यहाँ लिख दो मल्टीप्लाई में, तो ये 841 से चला जाएगा आपका 20 टाइम। तो 20 टाइम ये चला गया, तो 20 इंटू 441 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका 44 दूनी 88 और 2 और एक 0 आ जाएगा। तो यही आपकी बड़े भाई की राशि होगी, यानी कि 8820 रुपये। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन चेक कर लो कौन सा वाला सही है। तो आपका ऑप्शन जो होगा 3 वाला राइट होगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लेना, एक बार फिर से आप रिवर्स करके देख लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको देखा, एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 2/15 रेल से पूरी करता है, 9/20 बस से करता है और शेष 10 किलोमीटर पैदल चलता है। तदनुसार उसकी कुल यात्रा कितनी किलोमीटर की होगी। ठीक है, तो सबसे पहले अब आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, तो कुल यात्रा में एक टाइम तो दे रखा है उसको 2/15, यानी कि कुल यात्रा का 2/15 वो कर रहा होगा किससे, रेल से। तो यहाँ पर रेल लिख दो। उसके बाद में वो कह रहा है कि कुल यात्रा का 9/20, तो 9/20 वो किससे कर रहा है, बस से कर रहा है, तो यहाँ पर बस लिख दो। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर कुल यात्रा 15 है, यहाँ पर 20 है, तो हमको क्या करना है, कन्फ्यूज़न मिटाने के लिए हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 300 आ जाएगा। ठीक है, तो 300 अगर आ गया तो अब हम लोग क्या करते हैं, 15 दूनी 30, यानी कि 20 टाइम मल्टीप्लाई होता ही है। तो 20 टाइम मल्टीप्लाई अगर होता तो हमको अगर रेल की यात्रा निकालनी है तो 20 इंटू 2 कर दो, ऊपर 2 है तो 20 इंटू 2 हो गया, यानी कि 40 किलोमीटर जो होगा आपकी वो किससे करी है उसने, ट्रेन से करी है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर 20 का 15 बार जाएगा, 15 है। हमको चूंकि बस की निकालनी है तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर 9 दे रखा है आपका, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 नाम आपका कितना हो गया 135। तो ये आपका 135 किलोमीटर हो गया बस से। ठीक है, तो 40 किलोमीटर ट्रेन से, 135 किलोमीटर बस से हो गया। तो अब जो भी बचा होगा वो किससे किया होगा, उसने पैदल किया होगा, क्योंकि हमको दे रखा है यहाँ पर 10 किलोमीटर पैदल किया है। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं पहले तो यहाँ पर आपकी टोटल यात्रा थी 340, तो उसने बस ट्रेन से कर ली, 135 उसने बस से कर ली। तो यहाँ पर आपकी बचेगी कितनी, तो आपकी बच जाएगी 300 माइनस कितनी, ये इन दोनों को प्लस करके माइनस कर दो। ठीक है, यहाँ पर नहीं, नीचे कर देता हूँ, नहीं आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ठीक है, तो 135 प्लस 40, तो ये 175 किलोमीटर तो खो गई। तो अब 175 किलोमीटर हो गई, रिमेनिंग यात्रा कितनी बची, तो टोटल यात्रा 300, 175 माइनस कर दोगे तो यहाँ पर बचेगा 125 किलोमीटर। ठीक है, और ये उसने पैदल करी होगी, तो ये आपकी पैदल हो गई। तो अब देखो पैदल आपकी 125 किलोमीटर हो रही है, लेकिन आपको क्वेश्चन में तो 10 किलोमीटर दे रखी है, यानी कि आपका 125 जो होगा वो 10 के बराबर होगा। ठीक है, तो 10 के बराबर होगा। तो अगर 125 आपका 10 के बराबर है तो हमारी पूरी यात्रा कितनी है, 300 है। तो 10/125 करो और मल्टीप्लाई 300 कर दो। तो 300 हम लोग करेंगे 25 से आपका कट जाएगा 5 बार, 25 से आपका कट जाएगा 1 और 25 दूनी और 12, सॉरी 25 12। ठीक है, तो यहाँ पर 5 से कट जाएगा 2 बार, तो 12 इंटू 2 आपका 24 किलोमीटर हो जाएगा, यानी कि कुल यात्रा उसकी 24 किलोमीटर की थी। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना है शुरू में जो आपकी यात्रा थी वो कितनी थी, हमेशा याद रखना ये चीज़। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, ये आपको दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री से, यहाँ पर आपको कॉस अल्फा प्लस सेक अल्फा इजिकल टू √3 दे रखा है। तो आपसे पूछा गया है कॉस क्यूब अल्फा प्लस सेक क्यूब अल्फा का मान क्या होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ ऑलरेडी अलजेब्रा में काफ़ी सारे, तो यहाँ पर भी कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले तो हमको पता है कि सेक अल्फा जो आपका होता है वो आपका 1/cos अल्फा होता है। ठीक है, ये तो आपको मालूम है सभी को। तो हमको एक चीज़ दे रखी है, यहाँ पर क्या दे रखा है हमको दे रखा है cos अल्फा प्लस सेक अल्फा की जगह हम लोग लिख देंगे 1/cos अल्फा और इज इक्वल टू √3। ठीक है, अब हमसे पूछ क्या रहा है वो,
तो हमसे वो पूछ रहा है, इसी हिसाब से हम लोग देखें तो हमसे वो पूछ रहा है कॉस क्यूब अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन कॉस क्यूब अल्फ़ा और इसकी वैल्यू, ठीक है। तो बड़े इजीली निकाल लेंगे, हम लोगों ने निकाली है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स से एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू। तो हमको पता है ये आपको मान लेते हो आप लोग के के बराबर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है के क्यूब माइनस 3k, ठीक है। तो आपका के क्यूब माइनस 3k होता है, तो √3 है, तो √3 का हम लोग क्या करेंगे क्यूब करेंगे, तो √3 का क्यूब आता है आपका 3√3 और इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वापस से आपका हो जाएगा 3√3। तो दोनों को आप लोग जैसे ही सॉल्व करोगे तो आपके पास 0 आएगा और यही आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन कौन सा वाला सही होगा, ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना कि x प्लस 1 अपॉन एक्स से आप लोग एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब कैसे निकाल सकते हो, के क्यूब माइनस 3k के फॉर्मूले से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपको देखा है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखो, सबसे पहले तो हमको दे रखा है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 दे रखा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी वैल्यू को इधर उधर कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका जो 1 है इसकी तरफ हम लोग ले जाते हैं साइन स्क्वायर थीटा को, तो हमको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी कॉस स्क्वायर थीटा होती है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया, ठीक है। इसका फॉर्मूला तो आप सभी को पता ही होगा, आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा निकाल लिया, यानी कि साइन थीटा जो है आपका वो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है, ठीक है। तो इससे आप लोग क्या निकाल सकते हो, अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लिखें यहाँ पे तो वो आपका किसके बराबर हो जाएगा कॉस 4 थीटा के बराबर है, ठीक है। अगर स्क्वायर करेंगे तो दोनों साइड स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमको इक्वेशन दे रखी है यहाँ पर कॉस 4 थीटा प्लस साइन कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम लोग क्या करेंगे कॉस 4 थीटा की जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा को तो हम लोग ऐसा कैसे ही लिख देते हैं। उसके बाद में जो आपका कॉस 4 थीटा है, यहाँ पर देखो ये जो आपका कॉस 4 थीटा है इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। तो जैसे हमको ये मिला तो हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है और यही आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन 4 आपका राइट होगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपको देखा है यदि अल्फा एक न्यून कोण हो तो 2 साइन अल्फा प्लस 15 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 7, तो कॉट अल्फा का मान क्या होगा, ठीक है। तो आप देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर आप पूरा सॉल्व करने जाओगे तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेगा, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में जब आपके आते हैं एसएससी में या फिर आपके एनटीपीसी में, तो आपका इतना टाइम नहीं होता कि इसको पूरा सॉल्व करो। तो उसके लिए हम लोग इसको शॉर्ट मेथड से करेंगे, हम लोग इसके ऑप्शन से इसको पकड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो हमको दे रखा है कॉट अल्फा का मान क्या होगा और हमको 4 वैल्यूज़ दे रखी हैं 4/3, 4/5, 5/4 और 3/4, ठीक है। तो हमको ये एक ट्रिपलेट दिख रहा है, कौन सा ट्रिपलेट दिख रहा है 3, 4 और 5 का, ठीक है। तो हमको पता है जब हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं तो राइट एंगल ट्राइंगल में आपका मान लो ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। और हमको पता है कि आपका फॉर्मूला क्या होता है इसमें, तो वो होता है आपका लाल बटा कक्का, फाइन। तो अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर जब हम लोग को ऑप्शंस देख रहे हैं तो हमें पता है कॉट अल्फा का मान 2 ही हो सकते हैं यहाँ पे, या तो 1 हो सकता है या फिर 4 हो सकता है। अब 2 और 3 क्यों नहीं हो सकता, तो देखो एक चीज़ आपको पता है कि आपका एक क्वेश्चन होगा तो आपको पता है कर्ण जो होती है वो सबसे बड़ी वैल्यू होती है। अब इन 3, 4, 5 में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 5 है, तो यानी कि ये तो आपका 5 ही होगा, ठीक है। अब हम लोग को पता है कि ये 3 हो सकता है या फिर ये 4 हो सकता है और ये 4 हो सकता है तो ये 3 हो सकता है, ठीक है। मतलब ये दोनों में से एक हो सकता है तो ये दोनों में से एक हो सकता है। अगर ये 3 होगा तो ये 4 होगा, अगर ये 3 होगा तो ये 4 होगा, फाइन। लेकिन 5 तो ये ही रहेगा हमेशा। तो अब एक चीज़ देखो, हमें पता है कि जो कॉट थीटा जो होता है या फिर कॉट अल्फा होता है तो उसका मान आपका क्या होता है, तो वो होता है आपका आधार बटा लंब, ठीक है। यानी कि आपका आधार बटा लंब, तो यानी कि ये और ये ही वैल्यू होगी इसकी, ये तो कभी हो ही नहीं सकती, ये तो कर्ण है आपका। तो यानी कि 5 तो कॉट अल्फा की वैल्यू में कभी आ ही नहीं सकता। तो यानी कि हमको इन दोनों को तो लेना ही नहीं है, हमको केवल इन दोनों ऑप्शंस को चेक करना है, ठीक है। तो हमें मान लिया कि कॉट जो आपका है अल्फा, तो आपका जो है मान लो ये वाला आंसर सही है, ठीक है। हम लोग अभी मान रहे हैं, अभी हम लोगों ने किया नहीं है, तो हम लोगों ने मान लिया कि मान लो ये सही है।
तो यानी कि आपका कॉट जो है वो 4/3 है। तो अगर कॉट आपका 4/3 है तो ये जो इधर वाली वैल्यू होगी, हमको पता है आधार बटा लंब, तो आपके जो ये बेस है आपका 4 हो जाएगा और आपका जो लंब होगा तो वो आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 4 और ये 3 है। तो अगर हम लोग इस हिसाब से साइन थीटा निकाल सकते हैं। ठीक है, हमने इस वाली इक्वेशन में रखेंगे अब वैल्यू। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखो 2, हम लोग साइन अल्फा की जगह पर रखेंगे, क्या रख सकते हैं, साइन 3/5। ठीक है, क्योंकि लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब आपका 3 है, कर्ण आपका 5 है, तो यहाँ पर हम लोग 3/5 लिख देंगे। ठीक है, प्लस कर दो 15, अब ये है कॉस स्क्वायर अल्फा, तो कॉस कितना हो जाएगा 4/5, तो इसका स्क्वायर भी करना है तो वो हो जाएगा आपका 16/25 और ये आपका इक्वल हो जाएगा 7 के। चेक कर लेते हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। 5 से आपका 5 बार जाएगा, 5 से आपका 3 बार जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, नीचे 5 कॉमन ले लेते हैं। 5 कॉमन लेते ही आपका ऊपर यहाँ 3 दूनी 6, यहाँ पर आपका 16, 32, 48, तो ये तो आपका नहीं हो रहा 7 के इक्वल, क्योंकि ये तो कुछ अलग ही जा रहा है। 48, 6 आपका 54 हो जाएगा और 5 7 35 हो जाएगा, तो ये तो आपका नहीं हो रहा। यानी कि आपका ऑप्शन 1 वाला भी राइट नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा 4 ही सही होगा। तो हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं कि सही है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार फिर से मैं आपको राइट एंगल ट्रायंगल बना के बता देता हूँ। ठीक है, ये आपका इस बार हम लोग इसको 4 मान रहे हैं, इसको 5 मान रहे हैं, और सॉरी 5 नहीं 3 मान रहे हैं, और इसको 5 मान रहे हैं। ठीक है, ये आपका 3 हो गया। ठीक है, इस बार हम लोगों ने क्या माना है 3/4, तो यानी कि आपका आधार 3 हो गया और 4 लंब हो गया। तो अगर इस हिसाब से हम लोग इस वाली इक्वेशन में पुट करें 2 साइन में, तो हमको पता है 2 आपका साइन थीटा हो जाएगा 4/5, तो यहाँ पर 4/5 लिख दो, प्लस आपका 15 आपका कॉस थीटा हो जाएगा 3/5, तो 3 का स्क्वायर करना है क्योंकि कॉस स्क्वायर अल्फा है यहाँ पे, तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पर इक्वल में 7 है। 5 से आपका 5 टाइम कट जाएगा, 5 से आपका 3 टाइम कट जाएगा, तो यहाँ पर अब देखो आप 5 कॉमन ले लो नीचे, तो ऊपर आपका यहाँ पर 8 हो जाएगा, प्लस आपका यहाँ पर 9 तिया 27 हो जाएगा, और यहाँ पर इक्वल में 7 है। ठीक है, अब आप लोग इसको जोड़ लो, तो ऊपर आपका यहाँ पर 35 हो जाएगा, नीचे आपका 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 है। 5 से ये 7 टाइम कटेगा, यानी कि 7 = 7 हो गया। यानी कि आपका कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका 4 वाला ही राइट आंसर है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय।